के पहले हमको सबसे पहले। एक मिनट। जी। नमस्कार दोस्तों, एआईबीसीए टीवी में आपका स्वागत है। और आज का ये जो चर्चा का विषय है वो है ओबीसी आरक्षण को। ओबीसी को उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी नहीं मिल रही है शासन प्रशासन में, और उसी के साथ साथ क्रीम लेयर को लगा दिया गया है, और क्रीम लेयर को बनाने के लिए नई सिरे से उसमें सैलरी और एग्रीकल्चर इनकम को भी जोड़ा जा रहा है वार्षिक आय में। तो आज हम चर्चा करेंगे और हमारे बीच में उपस्थित है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता आदरणीय रामेश्वर सिंह जी, और वरिष्ठ अधिवक्ता आदरणीय विनायक शाह जी, और एडवोकेट परमानंद साहू जी, और नीट भोपाल के जो है प्रोफेसर आदरणीय जीएस ठाकुर जी हमारे बीच में उपस्थित है। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहता हूं आदरणीय रामेश्वर सिंह जी को, क्योंकि ओबीसी की आबादी 52% है, शेड्यूल कास्ट की आबादी 15% है, और शेड्यूल ट्राइब की आबादी 7.5% है। इस तरह से दबे कुचले वंचित समाज की आबादी जो है 85% है। शेड्यूल कास्ट को उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी संविधान लागू होने से मिल रही है, और शेड्यूल ट्राइब को भी उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी संविधान लागू होने से मिल रही है, लेकिन ओबीसी को उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। ओबीसी की आबादी 52.5% बताई जाती है मंडल कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार, उसको 27% का आरक्षण दिया जाता है। वकील साहब, इस विषय पर आपका क्या कहना है? ओबीसी को उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी नहीं मिल रही। आदरणीय रामेश्वर सिंह जी। हाँ सर, ये कहना आपका सही है कि वो पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग को आबादी के हिसाब जी से क्या उसमें तो 50% भी उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। जी क्योंकि जी जी इसको समझने के लिए सबसे पहले हम मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन को समझने का प्रयास करेंगे कि जो जी मंडल कमीशन की रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट के आधार पर अन्य जी पिछड़ा वर्ग की जातियों को आइडेंटिफाई किया था। जी और जी उसमें जी जो इन्होंने टचस्टोन रखी थी वो 11 इन्होंने क्राइटेरिया रखे थे। जी उन 11 क्राइटेरियाओं के आधार पर इन्होंने अन्य पिछड़े वर्ग की जातियों को आइडेंटिफाई किया था सारे हिंदुस्तान। जी जी सर। और इसमें सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, माने ये तो प्रमुख मुद्दे थे उसमें, और इसके जी अलावा और भी मुद्दे थे। जी तो ये 11 जो उन्होंने क्राइटेरिया बनाए थे, इसमें उन्होंने जब एनालिसिस किया कि मध्य प्रदेश सहित पूरे हिंदुस्तान में जो आबादी है अन्य पिछड़े वर्ग की, वो जी 52.8% है, जी जी 52.8%। और 8%। इसको जो जी इन्होंने सेंसेक्स का आधार लिया था वो 1931 की जो जातिगत जी जनगणना हुई थी ब्रिटिश काल में, जी उसको जी इन्होंने बेस्ट मान के और ये पूरा जी अध्ययन किया था। और जी सर। इन्होंने जो अपनी रिकमेंडेशन दी थी उसको तत्कालीन गवर्नमेंट ने उसको लागू नहीं किया। जी अंतोगत्वा उसको लागू करने के संबंध में 1990 में पहली बार जी बीपी सर। सिंह गवर्नमेंट ने एक मेमोरेंडम जारी किया था कि अन्य जी सर। पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण देंगे। तो उस जी सर। मेमोरेंडम को इंदिरा साहनी नामक पिटिशनर ने सुप्रीम कोर्ट में 32 में चैलेंज किया था। जी और सर। उस पिटीशन में प्रमुख मुद्दा ये जी था सर। कि जो 27% आरक्षण का मेमोरेंडम है इसको निरस्त किया जाए। जी जी सर। तो वो पिटीशन पेंडिंग रही, उसको 3 जजेस बेंच ने रिकमेंड किया, क्योंकि उसमें कई ऐसे इशू थे कि जो डबल बेंच माने डीबी से और 3 जजेस और 5 जी जजेस उस इशू जी को सर। डिसाइड किए हैं। और उसमें जी जी कई उसमें जो ओपिनियन थे उनमें कॉन्फ्लिक्ट थे। तो फिर वो मैटर जी सर। लार्जर बेंच को रेफर किया गया कि इस मैटर को 9 जजेस डिसाइड करेंगे। तो जी सर। इंदिरा साहनी के मैटर को जैसे ही 9 जजेस के पास भेजा गया, उसी समय बीपी सिंह गवर्नमेंट डिसॉल्व होके चंद्रशेखर गवर्नमेंट आई। जी तो जी मान सर। लीजिए जी सर। चंद्रशेखर गवर्नमेंट ने एक मेमोरेंडम 91 में और जारी कर दिया कि जी 10% आर्थिक रूप से कमजोर जी व्यक्तियों को हम आरक्षण देंगे। जी सर। जी सर। उसके खिलाफ भी पिटीशन हुई और इंदिरा साहनी से क्लब होके इन दोनों जी मैटरों की सुनवाई हुई। सुनवाई जी सर। होने के बाद में इसमें सामाजिक सारे मुद्दों पर डिस्कस किया है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो समय समय पे आरक्षण से संबंधित जो स्पीचें दी हैं उसको भी उस जजमेंट में डिस्कस किया है। जी सर। जी और सर। उसमें कई क्वेश्चन एराइज हुए। और जो जी 27% आरक्षण का मेमोरेंडम तत्कालीन भारत सरकार ने इशू किया था उसको 9 जजेस बेंच ने एफर्म किया।
जी और उन्होंने 27% आरक्षण मिनिमम जी सर। अन्य पिछड़े वर्ग को मिलना चाहिए और इट कैन बी एक्सीड 35%, ये भी उसमें ऑब्जर्वेशन दिया है। जी सर। तो मिनिमम 27% आरक्षण 1993 में जो जजमेंट आया तो हिंदुस्तान के सारे राज्यों ने अपने अपने सीमा में आरक्षण से संबंधित अधिनियम एनेक्ट किया जी सर। और मध्य प्रदेश राज्य छोड़ के सारे राज्यों ने अपने अपने यहाँ 27% मिनिमम अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण मुहैया कराया। जी सर। मध्य प्रदेश भर एक राज्य ऐसा रहा कि जहां 27 की बजाय मात्र 14% आरक्षण दिया गया। जी सर। जी सर। अब ये क्यों दिया गया, इसका मैंने कहीं एक इनका वो तर्क पढ़ा है कहीं कि इसमें 20% जो आरक्षण है वो दिया जा रहा है एसटी को, 16% आरक्षण दिया जा रहा है एससी को, ये मिला के होता है 36%। बोले चूंकि इंदिरा साहनी में ये कहा है कि 50% से ज्यादा नहीं होता है, तो अब बचता है 14, तो बोले ये 14 दे दो ओबीसी को। जी ओबीसी ठीक है, तो वो ओबीसी को दे दिया उन्होंने 14। अब यहाँ सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हमारे पिछड़ा वर्ग के भाइयों ने ना इंदिरा साहनी जजमेंट पढ़ा और ना कभी किसी ने ये आवाज उठाई कि भाई इंदिरा साहनी में मिनिमम 27 की बात कही गई है, तो ये 14 कौन से हिसाब से दे रहे हैं आप 27% आरक्षण दीजिए। तो इस पे कोई आवाज नहीं उठी और ये चलता रहा। अब इसमें 2003 में तत्कालीन सरकार ने, शायद दिग्विजय सिंह थे उस समय, और चुनावी अधिसूचना जारी होने के कुछ दिन पहले उन्होंने एक मेमोरेंडम जारी कर दिया कि हम अन्य पिछड़े वर्ग को सेवाओं में, गवर्नमेंट शासकीय सेवाओं में 27% आरक्षण देंगे। जी। उस मेमोरेंडम को तत्काल हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई और वो पिटीशन में स्टे कर दिया कि भाई ये 50% की सीमा से ज्यादा हो रहा है, इसलिए आप 14 से ज्यादा आरक्षण ओबीसी को नहीं दे सकते। और वो पिटीशन चलती रही। 2014 में सिंगल बेंच ने वो 27% का मेमोरेंडम निरस्त कर दिया। अब ये सारी चीजों से मैं अनभिज्ञ था। मैंने एक केस आरक्षण का था, दमोह का केस था, उसको जब मैं डीपली स्टडी किया इंदिरा साहनी को और भी आरक्षण से संबंधित जो मैटर थे डिस्कस किया, तो उसमें मेरे दिमाग में प्रश्न यही आया कि भाई जब सेंट्रल 27 दे रही है, सारे राज्यों में 27 है, तो मध्य प्रदेश में 14 क्यों है? 14 क्यों? तो इस मुद्दे को लेके मैंने सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले आर्टिकल 32 में अपने स्वयं के नाम से एक डायरेक्ट WP फाइल की, जिसका नंबर है 345/2014, रामेश्वर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। ये पिटीशन में हमारा प्रमुख आधार ये था कि जो मध्य प्रदेश आरक्षण अधिनियम की धारा 4 है, दिस सेक्शन इज इनकंसिस्टेंट विद द जजमेंट ऑफ इंदिरा साहनी और इट इज अल्ट्रा वायरस। माने जो सेक्शन है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट गाइडलाइन दी है उससे टोटल इनकंसिस्टेंट है, डिसएग्री करता है। और इसमें 1993 से हमको 27% आरक्षण लागू किया जाए और स्टेट गवर्नमेंट को पनिश किया जाए और इस धारा को शून्य घोषित किया जाए। ये हमारी उसमें प्रमुख 2 रिलीफ थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो याचिका एडमिट करके मध्य प्रदेश शासन को नोटिस किया। तो मध्य प्रदेश शासन ने 2016 में 2 पन्ने का रिप्लाई पेश किया सुप्रीम कोर्ट में कि मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण किया था, लेकिन हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया, इसलिए हमको डिफिकल्टी है 27% आरक्षण देने में। तो वो जजमेंट हमारी दृष्टि में पहली बार आया कि मध्य प्रदेश में कभी 27% आरक्षण हुआ था। फिर उसकी मैंने यहाँ हाई कोर्ट से पिटीशन निकाली, उसमें जो शासन ने जवाब पेश किया था उसकी कॉपी निकाली और पूरा बंच निकाल के हमने सुप्रीम कोर्ट भेज दिया और सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जय ठाकुर के नाम से हमने एक SLP फाइल करवाई और वो SLP एडमिट हुई और वो हमारे नाम से जो केस है 14 से उसमें क्लब हुआ। अब ये पूरा मध्य प्रदेश में माहौल बना, 27% आरक्षण हुआ। 27% आरक्षण 8/3/2019 को
नोटिफिकेशन जारी किया गवर्नमेंट ने और उसको विधिवत विधानसभा से अधिनियम पारित होके और जुलाई शायद 11 जुलाई 2019 को वो अधिनियम बन गया। जी सर, जी जी। अब इसमें अधिनियम बनने के बाद में भी कई पिटीशनें फाइल हुई। आज की तारीख में टोटल 17-18 पिटीशनें हाई कोर्ट में हैं। तो पहली पिटीशन जो आशिता दुबे की आई थी ऑर्डिनेंस के खिलाफ, प्रोबेबिलिटी के आधार पे थी वो कि 27% आरक्षण के हिसाब से पीजी काउंसलिंग ना कराई जाए, क्योंकि ये 50% की सीमा से ज्यादा हो रहा है। उसमें यही ग्राउंड था मेन। जी जी, मैं सर इसमें आपको इस बात को मैं दोबारा आपको लूंगा सर। मैं एक बात बीच में आई थी कि जो मंडल कमीशन ने 52% आबादी को 27% दिया। मैं आपको इस मुद्दे में दोबारा लेकर आऊंगा जो क्या हुआ था इस बार। मैं ये विनायक सर से एक बात जानना चाहता हूँ कि ये 27% ही क्यों दिया मंडल कमीशन ने, इसके पीछे क्या लॉजिक था? विनायक नहीं मतलब जी जी विनायक कश्यप जी, ये क्या लॉजिक था? उन्होंने 27% दिया था 52% आबादी को। जी 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 देखिए क्या है, बीपी मंडल साहब जो अध्यक्ष है सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन के जी, उनने जो पूरा ऑब्जर्वेशन किया और ओबीसी को 27% रिकमेंडेशन किया। वास्तव में ये रिकमेंडेशन 27% किया, हमारे हिसाब से ये मंडल साहब ने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी है। जी जी, मंडल साहब ने जो किया है अपने कमीशन के रिपोर्ट में, उनने सुप्रीम कोर्ट के ढेर सारे जो उस समय तक जो जजमेंट हो चुके थे उन जजमेंटों का हवाला दिया है। उनका उन्हें एनालिसिस किया है कि कौन कौन से जजमेंट आए हैं को किस तरह से आरक्षण जो है कि 16/4 और 15/4 जोड़े गए हैं पहले संविधान संशोधन के द्वारा। और उसमें जब ये बालाजी केस और नाम मेरे जिसमें ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने ये रिजर्वेशन जो होना चाहिए 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो उसी आधार को मान करके जो है मंडल साहब ने रिकमेंड किया कि चूंकि जो सेंट्रल लेवल पे रिजर्वेशन है वो शेड्यूल कास्ट को 15% और शेड्यूल ट्राइब को 7.5%, 7.5 होता है 22.5%। जी जी, 22.5 के बाद जो बचता है 50% पूरा होने में वो बचता है 27.5। तो मंडल साहब ने उस हिसाब से गणना किया, उसने 27% का रिकमेंडेशन कर दिया। वास्तव में ये जो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था कि 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कहीं से कानून नहीं था, किसी कानून से पारित हुआ नहीं था या उस समय जो परिस्थितियां नहीं हो मंडल साहब के पास, लेकिन उनने जो है ये जो रिकमेंड किया 27%, हमारा मानना है कि वो गलत था। उनको रिकमेंड करना चाहिए था क्योंकि ओबीसी का जो जनसंख्या है वो 52% है। वो जो है 1931 की जनगणना के आधार पे जो एनालिसिस किया उसके आधार पर उन्होंने पाया कि ओबीसी की जो जनगणना है पूरे भारत में वो 52% है। और उस 52% को उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन जो है सुप्रीम कोर्ट के कहने के अनुसार ये 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमारा जो शेष बचता है 15 और 7.5 के बाद वो 27.5 27% के लिए रिकमेंडेशन किया। और उसी को लागू करने के लिए जो है ये अपना जो 1990 में सरकार थी डीपी सिंह की, उनने जो है तो अब यहाँ पर जो है अभी जिस तरह से कुछ लोग कह रहे हैं कि ये क्रीमी लेयर जो है कि इतना नहीं इतना होना चाहिए। देखिए क्या है, अगर क्रीमी लेयर की सीमा या 50 लाख भी रख देते हो कि 50 लाख आय वाली है तो भी ये गलत है, असंवैधानिक है। क्योंकि हमारे संविधान में जो व्यवस्था है आर्टिकल 16(4) में वो सोशली बैकवर्ड की बात आई है। और सोशली बैकवर्ड कौन है, इसके लिए जो अपना पहला पिछड़ा वर्ग आयोग था काका कालेलकर कमीशन के नाम जिसको हम लोग जानते हैं, उनने जो है बाकायदे पूरे जाति का और धर्म का एनालिसिस करके बताया था। उसी आधार पर मंडल साहब ने उसी को बेस बना के इनका आइडेंटिफाई किया है। तो जब इनने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये बैकवर्ड है, इनकी पॉपुलेशन इतनी है। और एक बात मैं और बताऊं, काका कालेलकर कमीशन में जो है वो रिकमेंडेशन था वो अलग था। उसमें रिकमेंडेशन जो था कि फर्स्ट क्लास के सर्विस में ओबीसी के लिए 30% और सेकंड क्लास में सर्विस के लिए 35% और थर्ड और फोर्थ क्लास के लिए 38-39%, इस तरह से उसमें जो है 38 से 40% रिजर्वेशन की बात कही गई थी। और शिक्षा के क्षेत्र में टेक्निकल एजुकेशन में पिछड़ा वर्ग को 70%,
70% रिजर्वेशन की बात कही गई थी, लेकिन वो लागू नहीं हुआ। और बाद में सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाना पड़ा। तो इसमें मंडल साहब ने जो 27% संविधान के जो के खिलाफ में जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टेटमेंट दिया था, जिसको अपन न्यायालय के निर्णय के अधीन, तो वहां पर मंडल कमीशन ने इसलिए मंडल साहब ने वो दिया था और वो गलत था। और अगर यहाँ पर क्रीमी लेयर को फिर से वही कर दिया जाता, फिर वही गलती हो जाएगी जो मंडल साहब ने गलती की कि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को मान लिया। वही अब इंदिरा साहनी के वर्डिक्ट में जो आया है कि क्रीमी लेयर को नहीं दिया जाना चाहिए, और ऐसा कर दिया जाता है, तो वही जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है उसको ही हम कहीं न कहीं जस्टिफाई कर देते हैं कि वो सही है। वास्तव में वो शब्द ही गलत है, क्रीमी लेयर किया जाएगा, क्योंकि ये ओबीसी कौन है, 52% है। तो अब 52% स्पष्ट हो गया कि कौन है, तो उसको 52% दिया जाना चाहिए। उसमें अलग करने क्या बात, क्या जो क्रीमी लेयर है उनका सरकार में प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिए? और क्रीमी लेयर है कितने? अगर क्रीमी लेयर को निकालने की बात है तो लेयर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्रीमी लेयर है कितने, और फिर उसमें से एक्सक्लूड करके बताओ कि अब ओबीसी कितना बचता है, उसको ओबीसी को उतना दे दो, और क्रीमी लेयर को हम कहते हैं वो बताएं। उनके पास कोई आंकड़ा नहीं है, ये बात बताने के लिए कोई आंकड़ा नहीं है कितने क्रीमी लेयर है, कितने नहीं है, और काउंटिंग भी नहीं हो रही है। तो ये बात बहुत गलत बात किया जा रहा है सरकार की तरफ से कि जो ओबीसी का ये भी नहीं पता है वो कितने क्रीमी लेयर है, ऊपर से क्रीमी लेयर थोपते चली जा रही है। जी विनायक जी, बात सही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल, ये जो क्रीमी लेयर है ना, ये अगर इसको जस्टिफाई करने के लिए, जैसे कोई कह रहा है कि नहीं इनकम, किसी का इनकम हटा दिया जाए, सैलरी का इनकम हटा दिया जाए, ये हो सकता है टेम्परेरी सही हो, लेकिन ये बिल्कुल गलत होगा। ये कि हम तो कहते हैं हमारी लड़ाई होनी चाहिए, क्रीमी लेयर होना नहीं चाहिए। हमारे जो भी पॉपुलेशन है 52% अगर आ गई है, तो उस 52% के जिसको तुमने आइडेंटिफाई कर लिया है, कमीशन ने आइडेंटिफाई करके, कमीशन जारी करके आपने आइडेंटिफाई करा लिया है, तो उस 52% को 52% हिस्सा मिलना चाहिए। उसमें ये नहीं कि भैया इतने अलग कर दो। क्यों होता, अगर क्रीमी लेयर है भी तो क्या क्रीमी लेयर का सरकार में भागीदार नहीं होना चाहिए क्या? अगर ऐसा है तो हम कहते हैं जितने ज्यादा अमीर है उनको बना दिया जाए भाई कि वो लोग सर्विस के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। सप्लाई सर्विस में जहाँ वैकेंसियां आती है उनको अप्लाई करने का पावर ही नहीं है। लेकिन ऐसा तो है नहीं। विनायक जी, मैं चाहिए जी, विनायक जी मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आप जो कह रहे हैं क्रीम लेयर ही खराब है, क्रीम लेयर जो है वो कंसेप्ट इसमें नहीं आना चाहिए था, और जो है क्या जो क्रीम लेयर है वो उसको शासन प्रशासन में नहीं आना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूँ और हमारे ओबीसी भाई भी इस बात को समझे। मैं कहना चाहता हूँ आदरणीय ठाकुर साहब के पास, जीएस ठाकुर जी नीट में कंप्यूटर एप्लीकेशन के प्रोफेसर हैं। आदरणीय प्रोफेसर साहब, आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो आप ये स्थिति देख रहे होंगे कि ओबीसी का प्रतिनिधित्व शिक्षण संस्थानों में नामात्र के बराबर है। प्रोफेसर जो है शिक्षण संस्थानों में देखने को नहीं मिलते हैं, और ऊपर से क्रीम लेयर लगा करके जो है उस आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। क्रीम लेयर की जो है इनकम बढ़ा करके 12 लाख करके और उसको सैलरी को जोड़ करके भी आरक्षण की अवधारणा को ही कुठाराघात किया जा रहा है। तो एक तरह से तो है ही नहीं, और उसके बाद ये आएंगे भी नहीं। मैं ठाकुर साहब आपको जानना चाहता हूँ इसका असर क्या पड़ेगा शिक्षण संस्थानों पर? जी ठाकुर साहब। इसका असर तो बिल्कुल लगातार देखने को ही मिल रहा है। जो ओबीसी को आरक्षण दिया भी गया है, तो जो जागरूकता नहीं है लोगों में, तो अभी भी जो क्रीमी लेयर की बात करते हैं, तो जो उनके माता पिता यदि छोटी सर्विस भी करते हैं, तो यदि वो तहसीलदार के पास जाते हैं तो उनका पूछते हैं कि अपना इनकम सर्टिफिकेट ले आओ, तो उनसे बोलते हैं फॉर्म 16 लेके आना बेटा। जी सर। फॉर्म 16 लेके जाते हैं, उनकी आय देखते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी तो आय बहुत ज्यादा है, तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बन पाएगा। जी सर। जी। और मैं काउंसलिंग में भी बैठता हूँ, तो वहाँ पर जो बच्चे अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेके आते हैं, तो उनसे एक आय प्रमाण पत्र मांगा जाता है कि आय प्रमाण पत्र लेके आइए। यदि कोई बच्चा अच्छे नंबर लेके आया है और ओबीसी का है, उनके पिताजी यदि छोटी मोटी सर्विस कर भी रहे हैं, तो उनसे उनका इनकम का मांगते हैं। तो जो भी लोग वहाँ बैठे हैं उनको देखते हैं कि यार आपकी इनकम तो 8 लाख से ज्यादा है, आपको तो इसका फायदा मिलना ही नहीं है। उसकी जो परिभाषा है क्रीमी लेयर की, वो अलग तरीके से कर रहे हैं। जो भी अधिकारी बैठे हुए हैं वो भी जानते हुए भी कि आपकी इनकम इतनी है, 8 लाख से ज्यादा है, तो आपको इसका लाभ नहीं मिल रहा है, और उनको क्या अयोग्य घोषित कर देते हैं और उनको इसका लाभ नहीं मिलता है। ऐसे मेरे पास कई एग्जाम्पल हैं जिनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। एक मेरे कलीग हैं,
वो भी इंजीनियर हैं, उनके पिताजी एक छोटे से कहीं पर बाबू थे, तो उसका इंजीनियरिंग में एडमिशन होना था, तो उसने अप्लाई करा और ओबीसी का फायदा लेने की कोशिश करी, लेकिन उसको फायदा नहीं मिला ओबीसी का। बताया गया कि नहीं, आपके पिताजी तो सर्विस करते हैं, आपकी आय तो उस टाइम पे 6 लाख के आसपास रखी गई थी, तो उनका बताया कि नहीं, आपके पिताजी की तो जो इनकम है सैलरी से 6 लाख से ज्यादा जाती है, तो उनको एडमिशन नहीं दिया गया। फिर उनको जनरल की सीट ली, जिससे जो कॉलेज मिलना था उनको कोई दूसरा कॉलेज मिला। इसी प्रकार से इन्हें अनेक एग्जाम्पल हैं। जैसे मेरे इंस्टीट्यूट में और भी लोग आते हैं, तो ओबीसी के पीएचडी में एडमिशन होते, बाकी जगह एडमिशन होते, तो ओबीसी की सीट को बिल्कुल जानबूझ के खाली रख दिया जाता है। जी सर, जी। इस प्रकार का जो माहौल है बना रखा है हर संस्थान में, ऐसी बिल्कुल जो आरक्षण है ओबीसी का बिल्कुल खत्म करने की जो प्रथा है चल रही है, और उसको जानबूझकर ही खत्म करने का प्रयास चल रहा है। नहीं, आपने बिल्कुल बात सही कही कि जो छात्रों का एक तो उनका रिप्रेजेंटेशन कम है, और ऊपर से जो है किसी न किसी बहाने जो है उनको शिक्षण संस्थानों से वंचित करने का प्लान बनाया जा रहा है, कभी इनकम के नाम पर, कभी सर्टिफिकेट के नाम पर। वो 8 लाख तो उनके दिमाग में रहता है, मगर उनके दिमाग में ये नहीं रहता है कि तुम्हें ये निर्धारण करने का अधिकार किसने दिया है। जो काउंसलर जो होते हैं उनको केवल अपने सर्टिफिकेट बनाए तो ध्यान देना चाहिए, और जबकि वो करने लगते हैं कि इसकी इनकम 8 लाख रुपए से ज्यादा है और आप लोगों का आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। ये शिक्षण संस्थानों में जो बड़ी बदमाशी होती है। जी सर, एक चीज और कहना चाह रहा हूँ, आज जो प्रथा चली आ रही है कि जिस व्यक्ति ने जिस कैटेगरी में अप्लाई करा हो जी, उसको उसी कैटेगरी में सर्विस मिलेगी। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फॉर्म डाला यूनिवर्सिटी में कहीं टीचिंग के लिए, यदि मैंने उसमें ओबीसी लिख दिया तो सिर्फ मुझे ओबीसी की ही सीट मिलेगी, बाकी जनरल की सीट नहीं मिलेगी। ऐसे ही जैसे एमपीपीएससी में जो ओबीसी के स्टूडेंट्स हैं, यदि उन्होंने अपने फॉर्म में ओबीसी लिख दिया, अब यदि उसके मार्क्स ज्यादा भी आ जाते हैं तो उसको जनरल कैटेगरी में कॉम्पिटिट नहीं कराते हैं, उसको सिर्फ ओबीसी की ही सीट मिलना है। तो ये बड़ी विडंबना हो गई। इससे वकील साहब हमारे बीच में है, इससे इस बात को समझेंगे हम। जो है सर, निवेदन है कि बार बार जो है आप वीडियो कैमरा ऑफ मत करिएगा, ये और लाइव चल रहा है। जी, वीडियो कैमरा बार बार ऑफ नहीं करिएगा। जी, मैं चलना चाहता हूँ परमानंद जी के पास। अभी एक बात आई क्रीमिलेयर की, जो है विनायक जी ने एक बात कही थी और ठाकुर साहब ने भी इस बात को कहा है कि ओबीसी के पास जो है, ओबीसी के जो विद्यार्थी हैं और लोग हैं उनको जगह जगह प्रोटेक्ट जा रहा है। परमानंद साहू जी, मैं जानना चाहता हूँ जो मध्य प्रदेश के कंटेक्स्ट में मैं आपसे बात करूंगा इसमें। मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो सिचुएशन इस समय चल रही है, वो जो है 14% आरक्षण वहां है, 27% जो है मिलना चाहिए था। ये आदेश पारित हुआ था, इन्होंने रामेश्वर सिंह जी ने अभी बताया, लोग कोर्ट में भी गए थे। तो इसकी आदतन पोजीशन क्या है? फिर मैं रामेश्वर जी के पास आऊंगा इस मुद्दे को लेकर के। आदरणीय रामानंद साहू जी, अभी इसकी पोजीशन जो है वो तो 14% पर ही चल रही। जी सर। इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट ने हमारे यहाँ 27% का अमेंडमेंट करके वो जो दिया था, प्रोविजन बनाया था, तो उसको बाद में कुछ जनरल कैटेगरी के लोगों ने उसमें हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल किया। जी। पिटीशन के बाद से उसमें कुछ प्रोसीडिंग के कुछ उसको पार्टली जो है स्टे कर दिया गया। उसमें जैसे ये कहा गया कि आप इसके सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ द रिट पिटीशन, उसमें कुछ काम करने की उसमें लिबर्टी देते हुए उसको रोक दिया गया। एक तरह से डायरेक्टली कहें तो उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। जी सर। तो अभी यहाँ की जो अपडेट स्थिति है, अभी अब कंटिन्यू हियरिंग की बात भी हुई तो कई बार केसेस लगे, लेकिन इवन कोर्ट में यहाँ दिया गया कि आप उसमें रिप्लाई फाइल कर दो स्टेट को। स्टेट भी उसमें ये डायरेक्टली चाह रही है कि हम इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व ना होकर इसको फॉर्मली निपटाते रहे। उन्होंने दिया जरूर था हमको, इलेक्शन का उनको प्रॉमिस था, इलेक्शन के टाइम में उन्होंने कहा था कि हम आपको 27% का रिजर्वेशन देंगे, तो उन्होंने अपना कमिटमेंट पूरा किया। फिर बाद में जब ये चीज उन्होंने अमेंड कर दिया इसको, और रिजर्वेशन के प्रोविजन को अमेंड करने के बाद उनका जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आई तो उसको लेकर के लोग हाई कोर्ट आ गए। अब हाई कोर्ट में सरकार को पुरजोर तरीके से लड़ना चाहिए था,
वो अपना पक्ष रखती, लेकिन सरकार उससे बचना चाह रही, ताकि उनको ये लगे कि हम एक पक्ष को खुश कर सके हैं 27% आरक्षण देकर, दूसरे पक्ष को अगर इसमें हाई कोर्ट उसको खारिज कर देती है तो हम ये कह सकेंगे कि हमने दिया था, हमने अपना कमिटमेंट पूरा किया था। तो इनका जो षड्यंत्र चल रहा है हमको, मतलब विशेषकर ओबीसी को ठगने का, तो इस षड्यंत्र का आबादी को ठेगा दिखाने का। हाँ, अच्छा, दूसरी बात ये सबसे कि हमको जो आपने 27% की बात की, हमारा अगर हम कैलकुलेट करने की बात करें तो आप हमारे पूरा जो हमारे सेंसस है, हमारा परसेंटेज उसमें मोर देन 55 होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग आपको कम से कम हमने उसमें देना चाहिए कि 55% आप ओबीसी का रिजर्वेशन हो। लेकिन लॉलीपॉप के रूप में उन्होंने, चलिए उसको मान लिया इंदिरा साहनी की जजमेंट को कि हम आपको 50% को सुपरसीड नहीं करेंगे, लेकिन अब उसको जहां आप सुपरसीड होने की बात करते हैं कि हम उसको आगे नहीं जाना चाहते इसके इंदिरा साहनी की जजमेंट के, तो केंद्र सरकार ने जब दिया था 10% का रिजर्वेशन फिर इकोनॉमिकली वीकर लोगों को, तो वो तो 50% की ऑलरेडी जो सीमा थी उसको तो वो उसको सुपरसीड कर चुके हैं। तो जब केंद्र सरकार उस नियम को नहीं मान रही, तो आप इस बात के लिए क्यों अपने आप को बाध्य समझते हो कि हम उसको 55% नहीं दे सकते? इसलिए ये जो आपकी बात बिल्कुल सही है वकील साहब। हाँ जी, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो ये इनका जो अपन षड्यंत्र ही कहते हैं, हम तो यही कहते हैं कि ये सरकार का पब्लिक के बीच में षड्यंत्र है, और जो इनको कोर्ट में रिप्रेजेंट करना चाहिए अपने आप को, तो ये रिप्रेजेंट करने से भी भागते हैं। अभी तक इन्होंने रिप्लाई प्रॉपरली नहीं दिया, इतनी कम से कम 16 पिटिशंस आर पेंडिंग देयर, तो उसमें ये फॉर्मली रिप्लाई दे करके अपने आप को अलग कर लेते हैं। इसके बाद वो न तो कोई कहीं से किसी अपनी ओर से कोई एडवोकेट तक नहीं खड़ा करते, फॉर्मल प्रक्रिया चल रही। हम लोगों ने कई बार रिक्वेस्ट किया कि आप ले आइए सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट ले आइए, जो लर्नेड कॉन्स्टिट्यूशन के विद्वान अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट में है, आप इवन कि आप अपनी पार्टी से ही लोगों को खड़ा कर दीजिए। तो वो उस समय जो कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने नहीं किया। अब प्रेजेंट टाइम में हमारे यहाँ गवर्नमेंट बदल गई, जो सरकार बदली है वो पुरानी सरकार के उस नियम को फॉलो करते हुए कम से कम इनको तो फिर प्रोसेस करना चाहिए, पर ये उसको और साइड में लगाए हुए। जी, कुल मिलाकर के ये देखा जाए कि जो 1950 से लेकर के अब तक ओबीसी जो है प्रताड़ित होता आ रहा है, और ओबीसी को शासन प्रशासन में, धन धरती में, रोजी रोजगार में उनको उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी देने के लिए जो बहुत बड़ा रोड़ा आ रही है, जो सरकारें बिल्कुल सर, जितना संघर्ष कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग, जितना संघर्ष, हाँ जी जी जी, हाँ, जो संघर्ष हम लगातार करते। जी जी, प्लीज कंटिन्यू, अपनी बात जारी रखिए। हाँ, तो उस हमारा जो स्ट्रगल है कि हम 55% तक अचीव करें रिजर्वेशन को, तो उसमें ये हाँ आगे पहले हमें चीट करते हैं कि हाँ जब इलेक्शन का टाइम आता है तो ये प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको उतना परसेंटेज देने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। बाद में जब चांस इनको मिलता है तो ये अपने आप को हटा लेते हैं। इनको दूसरे पार्टी को खुश करने की इच्छा हो जाती है कि हम दूसरा जो कौम हमसे लड़ने के लिए तैयार है, तो उसको खुश करने के लिए ये हमारी उस मांग को फिर से पीछे हटा देते हैं। तो एक्चुअली इसका जो संघर्ष है वो हमारा 50% का शुरू से रहा है रोड पर, और अभी तो जो हम पिटीशन में जो लड़ रहे हैं तो केवल उस बात को कंटेस्ट कर रहे हैं कि जो दे दिया गया है, थोड़ा बहुत जो मिल भी गया है तो उसको तो कंटिन्यू किया जाए। एक बात ये समझ में आ रही है, एक बात अब तक डिस्कशन में ये निकली, ओबीसी जो है, ओबीसी को उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सा देने के लिए धन धरती में, रोजी में, रोजगार में जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं उनकी बदमाशी रही है, कोर्ट में बैठे लोग हैं उनकी बदमाशी रही है, शासन प्रशासन में जो लोग बैठे उनकी बदमाशी रही है। तो साथियों, जो एआईबीसीए है इस दबे कुचले वंचित समाज की, जिसकी आबादी 85% बताई जाती है, उसकी आबादी को उसकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी देने के लिए संघर्ष हम लोग कर रहे हैं। तो आज हमारे बीच में विद्वान अधिवक्ता और प्रोफेसर साहब मौजूद हैं।
मैं फिर एमपी से रामेश्वर सिंह जी के पास चलना चाहता हूँ। आदरणीय रामेश्वर सिंह जी, अभी आपकी बात हमने अधूरी छोड़ी थी। मध्य प्रदेश के कंटेक्स्ट में जो 14% आरक्षण जो था वो थार बढ़ा करके 27% किया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट तक का सफर आपने तय किया है, अब आगे की रणनीति क्या है? क्योंकि अगर कोर्ट भी नहीं देगी तो ओबीसी के लोगों को क्या करना चाहिए मध्य प्रदेश के कंटेक्स्ट में? और यही बात पूरे भारत देश के लिए लागू हो सकती है, क्योंकि एक छोटे से अभी तो एक हमारी लड़ाई जो है पूरे देश भर के आरक्षण के लिए, लेकिन आज एक मुद्दा हम मध्य प्रदेश का भी लेकर के आए हैं। जी रामेश्वर सिंह जी। एक मिनट सर। जी सर। जी जी। तो सरकार की मंशा, जी तो मैं ये नहीं कह सकता कि सरकार की मंशा गलत थी। सरकार की मंशा तो लाभ देने की थी, तभी उन्होंने 27% आरक्षण दिया। लेकिन जो सिस्टम में काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो मिनिस्ट्री लेवल पे हो, सेक्रेटरीट लेवल पे हो या हाई कोर्ट स्तर पे हो, उन लोगों की मंशा ठीक नहीं है। वो नहीं चाहते हैं कि ये लाभ इस समाज को मिले, क्योंकि लगभग 1.25 साल 1.5 साल का सफर तय करते हुए हो गया है। इसमें हाई कोर्ट में कई एडजॉर्नमेंट सरकार की ओर से लिए गए, सरकार की तरफ से जवाब पेश नहीं किया गया, पहली चीज। दूसरी चीज, इतना सेंसिटिव मामला ओबीसी रिजर्वेशन का, तो इसमें किसी जिम्मेवार अधिवक्ता ने कभी कोर्ट में पक्ष रखा ही नहीं सरकार का। मतलब सरकार की तरफ से किसी भी जिम्मेदार अधिवक्ता ने अभी तक अपना पक्ष नहीं रखा, पक्ष कोर्ट में नहीं रखा। अब हम लोग इसमें सारे केसों में इंटरवीन की हैसियत से पक्ष रख रहे हैं, तो कोर्ट का हमेशा एक ही ऑब्जेक्शन आता है कि हु आर यू, यानी आप कौन हो? तो अपना आंसर होता है कि आई एम डायरेक्टली अफेक्टेड पर्सन। भाई गवर्नमेंट ने हमको रिजर्वेशन दिया है, उसका यदि कोर्ट से कोई एडवर्स ऑर्डर होता है तो उससे हम ओबीसी समाज डायरेक्ट अफेक्टेड है। और ओबीसी वेलफेयर एडवोकेट्स एसोसिएशन की ओर से, अपाक्स की ओर से और कई स्टूडेंट्स हैं ओबीसी के, उनकी ओर से हम इंटरवीन हैं। तो भाई सरकार पक्ष नहीं रख रही है, तो सरकार को मैं सपोर्ट कर रहा हूं। सरकार ने जो 27% आरक्षण क्यों किया है, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो कोर्ट इस बात को लेके बोलती है कि नहीं, सरकार अपना पक्ष रखेगी। अब दुर्भाग्य यह है कि सरकार के जो नुमाइंदे हैं कोर्ट में, जो सरकार ने अपॉइंट किए हैं, वो जो बात हम बोलते हैं कि भैया आप ये पक्ष रखिए और ये जस्टिफाई है, तो वो चीज वो कोर्ट में बोलना नहीं चाहते, ना वो जवाब में देना चाहते हैं। अब यहाँ मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में 1956 से, जी सर, सिंस 1956 से आज तक SC ST का कोई भी एडवोकेट कोटा से हाई कोर्ट जज नहीं बना है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य मध्य प्रदेश का। और ओबीसी में एक आध अधिवक्ता जज बना है, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, और चूंकि वो मेरिट पे बने हैं, लेकिन इस कोटे से किसी को भी ओबीसी के भी अधिवक्ता को हाई कोर्ट जज नहीं बनाया है। अब इस पे हम चर्चा करेंगे कि जो पिछली सरकार थी, 130 पद शासकीय अधिवक्ताओं के स्वीकृत हैं। 130 में से 123 अधिवक्ताओं की मध्य प्रदेश शासन ने नियुक्ति की थी जनवरी 2019 में, जिसमें से 95% एक ही वर्ग और एक ही जाति के लोगों को अपॉइंटमेंट दे, यानी ब्राह्मण थे। हाँ जी, वही जी 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 और सर इसमें माने कितना बड़ा दुर्भाग्य मध्य प्रदेश का कि एक भी SC ST का अधिवक्ता नियुक्त नहीं हुआ, एक भी। जी, 2-5 थे ओबीसी के थे और SC ST का तो कोई नहीं था। इस बात को लेके मैंने तत्कालीन सरकार को पत्र लिखे कि भाई सामाजिक न्याय की जो अवधारणा है, तो सामाजिक न्याय केवल लिखा नहीं होना चाहिए, सरकार के कार्यकलाप में वो दिखना भी चाहिए। विगत 20 सालों से मैं देख रहा हूं कि जो हाई कोर्ट में अधिवक्ताओं के कोटा से हाई कोर्ट जज अपॉइंट होते हैं, वो एडवोकेट जनरल ऑफिस से अधिवक्ताओं को उठाते हैं। यानी जो हाई कोर्ट जज बनेगा उसका शासकीय अधिवक्ता होना जरूरी है। विगत 20 साल से मैं यही देख रहा हूँ। तो जब
हाँ जी, शासकीय अधिवक्ताओं से बनाते हैं। तो मेरा कहना यह है कि जब आप हमारे व्यक्ति को शासकीय अधिवक्ता नहीं बनाओगे तो हाईकोर्ट जज कैसे बनेंगे जी भाई? जब आप एक ही वर्ग को आप नियुक्ति दे रहे हैं, शासकीय अधिवक्ता बना रहे हैं, यूनियन ऑफ इंडिया की पैनल में बना रहे हैं, ओबीसी वालों को कहीं कोई हिस्सेदारी मिल ही नहीं रही है कोर्ट में सर। जी ना, ये बात बिल्कुल सही है आपकी, लेकिन ओबीसी के लोगों को अब इसके लिए क्या करना चाहिए, थोड़ा सा इस पर फोकस डालिए। पूरे ओबीसी इस बात का, देश भर के ओबीसी इस बात को देख रहे हैं कि इतना बड़ा प्रताड़ना ओबीसी के साथ हो रही है, शासन प्रशासन में उसकी साझेदारी 0 के बराबर है, और शासकीय अधिवक्ता बनाने के लिए केवल 99% लोग एक वर्ग एक जाति के लोग हो जाते हैं। तो इसके लिए ओबीसी के लोग आवाज नहीं उठाते। क्या करना चाहिए ओबीसी के लोगों को? सर, ओबीसी के लोगों को एक ही विकल्प बना है कि रोड पे आके, मैदान में आके और इसका आंदोलन होना चाहिए। कोर्टों से आप लड़ाई नहीं जीत पाएंगे क्योंकि कोर्टों में भी आपके लोग नहीं है। जी हम लोग जब बहस करते जी आवाज बंद हो गई आपकी। हाँ जी माने जो वजनदारी से हम लोगों ने अपना पक्ष रखा तो कोर्ट ने बोला बाबू साहब गार्ड बुलाइए, लोगों को अंदर करिए। मतलब आप पक्ष नहीं रख पा रहे कोर्ट में अपना, सरकार हमको सपोर्ट नहीं कर रही। अब दुर्भाग्य इस बात का है कि सर 50% की आबादी होने के बावजूद भी हमारा इतना बड़ा वर्ग बिल्कुल चुप बैठा है। जी सरकार बनाने में सर 26 से 28% वोट की जरूरत होती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो। फिर हमारा वोट तो सर 52% है, और यदि SC ST को भी हम मिला के चलते हैं तो हमारा वोट 87% है सर, 87%। जी तो हमारा तो सभी से सर यही अनुरोध है कि हमको OBC SC ST की ही एक मुहिम चला के और एक हमारा विकल्प तैयार करके और केंद्र में और सारे राज्यों में हमारे वर्ग की सरकार हो और तभी हम अपने लोगों के साथ न्याय कर पाएंगे सर। जी बहुत बढ़िया बात कही आपने कि जब तक जो है ना SC ST OBC के लोगों की सरकार OBC के फेवर में कानून नहीं बनाएगी तब तक ये भला होने वाला OBC का नहीं है। ये बात आपकी पूरा देश देख रहा है, क्योंकि आप इसमें लाइव चल रहे हैं, हमारा टीवी जो है पूरे देश भर में दिखाया जा रहा है, इंटरनेशनली है ये। तो मैं इस बात पे आपके साथ फिर आऊंगा दोबारा सर। विनायक जी से मेरा एक सवाल था, अभी जो क्रीम लेयर पे जो चर्चा हो रही थी, हमारा ये दूसरा मुद्दा है, क्योंकि हिस्सेदारी का था और ये था भी दूसरा मुद्दा हमारा क्रीम लेयर का चला। क्रीम लेयर की सीमा शुरू में 1 लाख रुपए लगाई गई थी, उसके बाद क्रीम लेयर 2.5 लाख बढ़ा, 2.5 लाख से 4.5 लाख बना, 4.5 लाख से 6 लाख बना, 6 लाख से 8 लाख बना, और इस समय 12 लाख बनाने की योजना चल रही। इसको आप विस्तार से समझाने का कष्ट करेंगे, इसमें कहाँ धोखा हो रहा है ओबीसी के साथ, क्योंकि वो बात अधूरी रहेगी। तो मैंने दूसरा सवाल आने के लिए आपको कहा था विनायक सर जो, फिर मैं जो है परमानंद जी के पास आऊंगा, फिर ठाकुर साहब के पास हम लोग चलेंगे एक क्रम में जो है। जी विनायक जी, विनायक जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? हेलो, मेरी आवाज नहीं सुन। विनायक जी मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? नहीं, अच्छा वहां पर जो है नेटवर्क की कमी है लगता है। जी परमानंद जी मैं फिर आपके पास चलता हूँ। परमानंद साहू जी, और उसके बाद ठाकुर साहब के पास हम आएंगे। जो बात आ गए विनायक जी आ गए हैं। विनायक जी का सवाल था ये, जो क्रीम लेयर जो इतना शुरू से लेकर के इसकी यात्रा वो हट गए। एक सवाल जो है बड़ा सबके दिमाग में एक आता है कि आखिर क्रीम लेयर के पीछे इतना हाथ धोके क्यों पड़े हुए हैं? एक तो वैसे ही ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन है नहीं, तो 1 लाख से 2.5 लाख, 2.5 लाख से 4 लाख, 4 लाख से 6 लाख, 6 लाख से 8 लाख, 8 लाख से 12 लाख, 6 लाख से 8 लाख तक होने तक तो पद हमारे सामने शामिल थे। अब ये 12 लाख बना करके जो बीपी शर्मा कमेटी के कॉन्टेक्ट में मैं परमानंद साहू जी से चर्चा करना चाहता हूँ, ये बीपी शर्मा कमेटी क्या है? हाँ सर, ये जो अभी हमारी केंद्र सरकार ने एक रिपोर्ट इसके क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ाने के विषय में एक रिपोर्ट तैयार करवाई, उसको हम बीपी शर्मा कमेटी के नाम से जानते हैं कि बीपी शर्मा जी उसमें चेयरपर्सन थे। तो
उसमें एक्चुअली अभी कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने एक घोषणा की थी कि हम क्रीमी लेयर का दायरा बढ़ाना चाहते हैं। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने उसका रिपोर्ट तैयार करने का एक बहाना बनाया कि कोई रिपोर्ट होगी उसके आधार पर ही हम बना पाएंगे। तो अब उसके लिए उन्होंने ये शर्मा जी को नियुक्त किया। शर्मा जी ने उसमें जो रिपोर्टिंग की है उसमें ये बात सबसे महत्वपूर्ण आई है कि उसमें जो छोटे मोटे कर्मचारी हैं जो वो सैलरी पाते हैं, उनकी सैलरी को भी उसके इनकम में जोड़ दिया जाए। जो किसान अपनी इनकम करते हैं, चाहे वो साल भर में 2000 रुपए की इनकम करता हो, चाहे 50,000 रुपए की इनकम करता हो, कुछ भी, तो उसकी भी इनकम को आप उसके एनुअल इनकम में जोड़ करके क्रीमी लेयर के दायरे में लाने की तो प्रयास कर रहे हैं। तो क्रीमी लेयर के दायरे में अगर छोटा किसान भी, अगर जैसे अभी चर्चा हुई, आदरणीय ठाकुर साहब ने बोला कि कोई आदमी अगर 2000 रुपए तनख्वाह पाता है, तो अब वो अगर 12 लाख के दायरे में आएगा तो उसको क्रीमी लेयर के उसमें रख के आप आरक्षण की जो मेन स्थिति है कि आरक्षण हमको उन इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को ना लेकर के सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड जो क्लासेज हैं उनको दिए जाने का जो प्रावधान संविधान निर्माताओं ने बनाया था। उनकी मंशा थी कि जो हमारा समाज आर्थिक रूप से तो है ही, पर मोस्टली वो सोशली बैकवर्ड है, तो एजुकेशनली बैकवर्ड है, उसको हम चांस अगर देंगे, जब तक हम उसको बराबरी में लाने के लिए हम स्पेशली कुछ व्यवस्था नहीं करेंगे तो वो कभी इक्वलिटी में नहीं आ सकता। इसके लिए उन्होंने ये बनाया। बाद में इंदिरा साहनी की जजमेंट में एक षड्यंत्र किया गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको अलग करने के लिए ये कहा कि जो आर्थिक रूप से जो सक्षम लोग हैं उनको आप क्रीमी लेयर के दायरे में ले आकर के और उनको रिजर्वेशन की प्रोसेस से अलग कर दिया। तो अब अच्छा, इसके पीछे भी एक रीजन जहां तक मैं समझता हूं कि अगर कोई व्यक्ति रिजर्वेशन का एडवांटेज नहीं पा रहा है या वो नहीं पा सकता तो वो लड़ाई भी नहीं लड़ेगा। तो क्यों लड़ेगा वो? कि तो अगर क्रीमी लेयर लगा करके एक सक्षम वर्ग को इससे हटाए तो वो हमारे सामने इस बात को लेकर के लड़ेगा नहीं, और जो सक्षम जो कॉम्पिटेंट है, जिसके पास पावर है, वो अपनी मनमानी करता रहेगा। तो इसी तारतम्य में ये लगातार अब जो डिमांड आई कि लोगों को का दायरा बढ़ा दिया जाए। अगर आपको क्रीमी लेयर ही लगाना है, क्रीमी लेयर की आपके पास यह अवधारणा है कि हम क्रीमी लेयर लगा करके रिजर्वेशन के माध्यम से हम इकोनॉमिकली कम्युनिटी को एडवांटेज देना चाहते हैं, ये अगर सरकार की ऐसी मंशा है तो वो फिर इस दायरे को क्यों बढ़ा रही है? दायरे को अगर बढ़ाएगी तो फिर वो तो जो बेसिकली जो वीकर्स है उसको भी एडवांटेज तो नहीं दे पाएंगे। जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। मैं विनायक जी से लूंगा। आखिर वो विनायक जी मुझे ये बताइए, जैसे अभी जो है परमानंद जी कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को जो है, जो जिन लोगों को जो लड़ाई लड़ सकता है और वो उसको आरक्षण से बाहर कर देंगे, लगा के बाहर कर देंगे, तो फिर इस आरक्षण की लड़ाई कौन लड़ेगा? और तो इसके बाद की क्या परिस्थिति हो सकती है? विनायक जी, आवाज आ रही सर? जी कश्यप जी, हाँ आवाज आ रही है, उसमें पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। ये जो बात है क्रीमी लेयर वाली ना, मैं पहले ये जो क्रीमी लेयर है किसी पार्लियामेंट, विधानसभा या क्रीमी लेयर शब्द आया नहीं। ये क्रीमी लेयर जिस तरह से 50% की लिमिट सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, ये क्रीमी लेयर शब्द दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ही ये बात कही है कि क्रीमी लेयर को एजुकेशन नहीं मिलना चाहिए। हाँ, कभी है, ये समझने की बात है। ये सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है, सुप्रीम कोर्ट बनाने की संस्था नहीं है। अगर वो बना दिया है तो इसको जस्टिफाई अगर हम कानून बना के या आयोग बना के कर देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो असंवैधानिक बात कही गई है वो सही हो जाएगा। इसलिए हमें उसको लड़ना चाहिए कि असंवैधानिक बात है, सुप्रीम कोर्ट ने गलत कहा है और इसको हटाने की बात होनी चाहिए। देखिए, हमारा जो ओबीसी का रिजर्वेशन है वो 16(4) के तहत दिया गया है, और 16(4) के तहत ही शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को दिया गया है, जिसमें जो है कोई क्रीमी लेयर की बात नहीं है। और 16
16(4) में जो भाषा उपयोग किया गया है पद और नियुक्तियों में, तो पद और नियुक्तियों के तहत प्रमोशन वाले पद भी आते हैं। लेकिन इंदिरा साहनी के फैसला में जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये जो रिजर्वेशन होगा सिर्फ डायरेक्ट भर्ती उसमें होगा, प्रमोशन में नहीं होगा। तो इसको सुप्रीम को पार्लियामेंट ने जो है नल एंड वाइड के शून्य घोषित किया, संविधान में संशोधन करना पड़ा, उसको 16(4)A और 16(4)B जोड़ना पड़ा जी। कोई अपने की समझने की बात है। जो क्रीमी लेयर की बात जो कह रहे हैं कि क्रीमी लेयर की कौन कौन सी कमेटियां बन गई और वो कह रहे हैं कि उसको 12 लाख कर दिया जाए और सैलरी जोड़ दिया जाए, तो सवाल यहाँ पर सैलरी जोड़ने का नहीं है। अगर यहाँ पर 16(4) के तहत शेड्यूल कास्ट को क्रीमी लेयर नहीं है, शेड्यूल ट्राइब में क्रीमी लेयर नहीं है और शेड्यूल कास्ट को शेड्यूल ट्राइब को जनसंख्या के अनुपात में है, तो सिर्फ और सिर्फ ओबीसी के लिए ये 50% की सीमा क्यों, जनसंख्या के अनुपात में क्यों नहीं, और यहाँ पर प्रमोशन में क्यों नहीं दिया जा रहा है? ये देश के ओबीसी इस बात को सुन रहे हैं कि जो है जब उनको वहां पर सीमा है, उनको उनकी आबादी के हिसाब से मिल रहा है, एससी को उनकी आबादी के हिसाब से मिल रहा है, 16(4) के तहत है, एसटी को उनकी आबादी के हिसाब से मिल रहा है जो 16(4) के तहत है, तो ओबीसी का आरक्षण भी 16(4) के तहत है, उनको भी उनकी आबादी के हिसाब से एडुकेट रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ जी। प्रोफेसर साहब के बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जिस तरह से हम देखते हैं कि आज भी यही लोग जो आरक्षण का विरोध करने वाले हैं, लोग कहते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री पिछड़ा वर्ग का है। कहने का मतलब कोई आदमी प्रधानमंत्री बन भी जाता है, इसके बावजूद भी वो पिछड़ा वर्ग ही रहता है। आज भी कहते हैं कि रामनाथ कोविंद जो माननीय राष्ट्रपति है, इनको दलित राष्ट्रपति कहा जाता है। के नारायण साहब को दलित राष्ट्रपति कहा जाता है, मतलब राष्ट्रपति बनने के बाद दलित ही होता है। ये जो सामाजिक स्थिति है, ये सोशली बैकवर्ड को दिया गया है, आर्थिक बैकवर्ड की बात नहीं है 16(4) में। और ये जो आर्थिक बैकवर्ड की बात कहेंगे तो ईडब्ल्यूएस को दिया है और 16(6) में अभी दिया है, ये उनके लिए होना चाहिए क्रीमी लेयर। 16(6) के तहत क्रीमी लेयर होना चाहिए, न कि 16(4) में। 16(6) में स्पष्ट है कि ये जो है इकोनॉमिक वीकर को दिया जा रहा है, तो ये उनके लिए सही है, वहां तक उनको ले दो। लेकिन ओबीसी में तो कहीं है नहीं, ओबीसी तो बैकवर्ड को इन्हें क्लासीफाई किया है कि एससी और एसटी बैकवर्ड है, इसके अलावा भी कुछ बैकवर्ड बच गए, तो उसको इन्हें अदर बैकवर्ड कहा, अन्य पिछड़ा जो कहा कि पिछले तो मेन बैकवर्ड तो एससी और एसटी कहलाए, ये इनके अलावा जो बचते हैं वो अदर बैकवर्ड कहलाए। तो ये अदर बैकवर्ड तो उसी से सोशली बैकवर्ड कहलाते, सोशली बैकवर्ड के आधार पर दिया गया है, न कि इकोनॉमिक बैकवर्ड के आधार पर। तो यहाँ पर देखिए हमें जो है लड़ाई जो हमारी होनी चाहिए कि क्रीमी लेयर शब्द ही गलत है, और सुप्रीम कोर्ट जो हमारे ओबीसी के रिजर्वेशन के खिलाफ में कानून बना रहा है, ये गलत है। और हमारे जो सांसद या नेता हैं उनको चाहिए कि इसके इन जो क्या कहते हैं ऐसा जो कानून बनाने का काम करते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, इनके खिलाफ जो है संविधान के तहत इम्पीचमेंट की कार्रवाई करें और इनको पद से बर्खास्त करने की कार्रवाई करें कि तुम संविधान की व्याख्या करने में अक्षम हो, और संविधान में व्यवस्था है कि जो जज लोग अक्षम है उनको पद से हटाया जा सकता है। ये संविधान की गलत व्याख्या करते हैं, ये अक्षम है, ये कानून की भावना को, हमारे संविधान की भावना को नहीं समझ पा रहे हैं। हमारे संविधान में जो सामाजिक न्याय की भावना है, उस भावना को समझने में अक्षम है। इस आधार पर इनके खिलाफ इम्पीचमेंट कार्रवाई उसी समय होना चाहिए। जो इंदिरा साहनी के जजमेंट में 9 जजेस थे, 9 जजों के खिलाफ इम्पीचमेंट कार्रवाई होनी चाहिए थी। अगर वो इम्पीचमेंट कार्रवाई उस समय हुई होती, तो क्या कहते हैं कि जो क्रीमी लेयर की बात है उसको हटाया क्या होता है, तो आज हमें संघर्ष नहीं करना पड़ता है। उस समय के जो हमारे नेता थे वो नहीं लड़े, उनसे गलती हुई, उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ा और हमें आज लड़ना पड़ेगा, तब जाकर के आज हमारे आने वाले भविष्य के बच्चों को न्याय मिल पाएगा। जी कश्यप जी अच्छा, बहुत अच्छी बात बताई कि जो अगर उस समय लड़ाई हो गई होती तो उस समय तो क्या किया, देश कमंडल की ओर बढ़ा दिया गया, जो हमारे भाई थे उनको राम मंदिर बनाने के लिए संघर्ष में लगा दिया। तो सवाल इस बात का हमारी ओबीसी की आबादी जो हम बेनिफिशियरी लोग हैं, इनको कहीं ना कहीं उलझाते रहते हैं, ये उलझते रहते हैं। ठाकुर साहब, मैं जो प्रोफेसर साहब है, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। प्रोफेसर साहब, अभी तक बहुत बड़ा कंटेक्स्ट देखा, क्योंकि शिक्षा ये एक ऐसी चीज है, तो वो शिक्षा से बुद्धि, बुद्धि से विवेक, विवेक से न्याय, न्याय से निर्णय, निर्णय से नेतृत्व बनता है। तो हर प्रकार का नेतृत्व में, समाज में, शासन में, प्रशासन में, धन में, धरती में, रोजगार में, जितना भी नेतृत्व बनता है वहां भी नेतृत्व की बात आती है, तो वो सब शिक्षा के ऊपर डिपेंड है। तो शिक्षा को किस रूप से खत्म करने का प्लान है? मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा यहाँ पर ठाकुर साहब को, वो आरक्षण के कॉन्टेक्स्ट में ही है। जी सर। देखिए, जैसा आप इस विषय को लेके आए हैं, बड़ा सराहनीय काम किया है आपने, कि जो क्रीमी लेयर है, क्रीमी लेयर को लगा के ऐसा लग रहा है जैसे जो पढ़ लिख गए हैं, ठीक,
उन्हीं के बच्चे पढ़ेंगे आगे जाके बड़े संस्थानों में, क्योंकि फीस इतनी महंगी कर दी है। जो बड़े बड़े संस्थान है फीस इतनी है कि आम आदमी, किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा, गरीब का बच्चा उन संस्थानों में पढ़ ही नहीं सकता है। और जो थोड़ा बहुत पढ़ गए या कुछ सर्विस कर रहे हैं, अब उनको क्रीमी लेयर में डाल दो तो उनके बच्चे भी ना वहां पहुंच पाए। तो ऐसा षड्यंत्र किया जा रहा है। धीरे धीरे जो आरक्षण को अप्रत्यक्ष रूप से खत्म करने का जो षड्यंत्र चल रहा है, धीरे धीरे जो बड़े बड़े संस्थान हैं उनको उनका निजीकरण भी किया जा रहा है। तो जो संस्थान है ये किसी उद्योगपतियों को बिलोंग्स करेंगे और वहां पर आरक्षण की व्यवस्था होगी नहीं, तो जो भी हमारा वर्ग है ओबीसी वाला वहां पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि वहां पर बड़ी बड़ी डिग्रियों की जरूरत पड़ेगी। बड़ी बड़ी जो उनकी पोस्टें होंगी वहां तक पहुंचने के लिए हम लोग पहुंच ही नहीं पाएंगे। जैसा हाई कोर्ट के अधिवक्ता जी ने बताया कि जो हाई कोर्ट है वहां पे इतने दिनों से जो बाकी वर्ग के SC ST OBC के अधिवक्ता है, सरकारी अधिवक्ता, उनकी नियुक्ति नहीं होती। जब नियुक्ति नहीं होगी तो उनके वकील कैसे बनेंगे? ऐसा प्रयास हर विभाग में, हर संस्थान में चल रहा है। तो उनके जो भी लोग हैं सब सुनियोजित तरीके से इसका प्रयास कर रहे हैं कि OBC का जो व्यक्ति है आगे ही ना बढ़ पाए, और जो क्रीमी लेयर है ये नहीं होना चाहिए। जी बहुत अच्छी बात कही। जो है ओबीसी के बच्चों को शासन प्रशासन में, शिक्षा में आने से रोकने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, और हम ओबीसी के लोगों को इस बात को समझना चाहिए। जी अब समय हमारा लगभग समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि समय की एक सीमा होती है। मैं जो है परमानंद जी के पास चलूंगा कंक्लूडिंग रिमार्क के लिए, क्योंकि 10 मिनट का समय है। अब हम इस पूरे डिबेट का समीक्षा करेंगे। परमानंद जी जो है साहू साहब, मध्य प्रदेश में तो ये सब चीजें चल रही, आंदोलन चल रहा है, इसके लिए पूरे देश भर में आंदोलन के कंटेक्स्ट में आप कंक्लूडिंग रिमार्क देते हुए ये बताइए कि पूरे देश के ओबीसी के लोगों को क्या करना चाहिए, कंक्लूजन देते हुए। जी परमानंद जी, मैं अभी आपका माइक अनम्यूट करता हूँ। मैं जी इस कंटेस्ट में कि ओबीसी को हमारे पूरे देश के लेवल पर किस स्तर पर आना चाहिए ताकि उसको रिजर्वेशन मिले, कि बेसिकली क्या है कि पावर जो होती है वही सब कुछ कराती है। अगर गवर्नमेंट में हमारी पावर है तो उसी पावर के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट जजमेंट भी दे देता है, उसी पावर के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट भी जजमेंट दे देता है। जैसे उदाहरण बहुत से हैं, अभी अगर हम बहुत लेटेस्ट उदाहरण को माने, राम मंदिर का उदाहरण मान ले, या ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि जो जैसी सरकार रहती है उसके अकॉर्डिंग जजमेंट होते हैं। तो इस कॉन्टेस्ट में हमारे कहने का तात्पर्य है कि अगर हम पावर में हैं तो ये रिजर्वेशन, क्रीमी लेयर जो भी है, सारी चीजें हमारे फेवर में हो जाएंगी। तो हमारा पूरा कम्युनिटी ओबीसी, SC ST माइनॉरिटीज, ये सब मिल करके अगर हम टारगेट बनाते हैं कि हम पावर में को अचीव करें और हम पहुंचे सत्ता में, सत्तासीन हो, और हम अपने कम्युनिटी को ध्यान में रखते हुए उस सामाजिकता को सबको एक बराबर का अधिकार देने के लिए जो संविधान में हमारे प्रोविजंस हैं, जो हमारे संविधान निर्माताओं ने जो जिस भावना से हमारे देश में संविधान बनाया है, उनकी भी भावनाओं को, उनके भी हिस्से का ध्यान रखते हुए हम रोड में संघर्ष करें, लोगों को जागृत करें, शिक्षा के ऊपर भी हम केंद्रित हो कि हमें हमारी कम्युनिटी को विशेष रूप से एजुकेट किया जाए, ताकि अगर हम चांस ले भी लेते हैं, अगर एजुकेट नहीं है तो हम करेंगे क्या? जिस लेवल पर हमारे पास फाइनेंशियल लेवल है उस हिसाब से तो हम शिक्षित भी हों, तभी उस पद पर पहुंच पाएंगे। तो रोड पर और कम्युनिटी पर लोगों को वहां पहुंचाने तक हमें संघर्ष करना पड़ेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज क्योंकि अधिवक्ता और प्रवक्ता, माने अधिवक्ता और प्रोफेसर जो लोग मिलकर के बुद्धिजीवी कहे जाते हैं, जब तक इस देश के बुद्धिजीवी, बैकवर्ड क्लास के बुद्धिजीवी अपने साथियों को लेकर के जो है बुद्धि विवेक के साथ और पूरे जोश और होश के साथ रोड पर नहीं आएंगे, तब तक ये मुझे लग रहा है ये मामला हमारा ओबीसी का समझ में नहीं आता। मैं कंक्लूडिंग रिमार्क के रूप में मैं आदरणीय विनायक सर जी से जानना चाहता हूँ कि इसका आगे का क्या प्लान होना चाहिए। विनायक सर। ये कश्यप साहब
देखिए क्या है, कंक्लूडिंग में अपन क्या बात कहें, इसमें बात ये है कि हमें जो आज करने की जरूरत है, पहली बात तो हमें आज शिक्षा का अधिकार हमें मिल गया है, तो हमें अपने समाज को शिक्षित करने के लिए बहुत अच्छा काम करना चाहिए। और हमें जो भी ओबीसी के वर्ग के लोग हैं, SC ST के वर्ग के लोग, इनको शिक्षा बेहतर मिल सके, जिससे ये जो है चीजों को समझ सकें और हमारे समाज में जागरूकता आ सके और हमारे लोग किस तरह से आर्थिक रूप से मजबूत हों, जिससे ये लोग आज लड़ाई में लड़ सकते हैं इनसे, ठीक ना, तभी हम इस लड़ाई को जीत पाएंगे। अगर हम अब समाज में जागरूकता नहीं लाते हैं, शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ाते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर करने का अभियान अपना नहीं बनाते हैं, सरकार के भरोसे रहेंगे, तो पूरे नीति बनाने वाले यही लोग हैं, ये कभी उम्मीद नहीं हो पाएगी। हमें खुद अपने काम करने पड़ेंगे, अपने लोगों को शिक्षित करने का, अपने लोगों को जागरूक करने का और अपने लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का। जब ये तीनों चीज हो जाएंगी तब हम आंदोलन भी सफलतापूर्वक कर पाएंगे और सरकार से अपनी बातें भी मनवा पाएंगे। यदि हम ये काम नहीं करते हैं, ये काम करते हैं, तो ये जो है इस तरह से हम आज 1992 में फैसला हुआ, उसके हम आज एनालिसिस कर रहे हैं आज के 28 साल बाद कि भैया वो गलत हुआ है और वो जज रिटायर भी हो गए, उनके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं हो सकती। आज मैं कह रहा हूँ, तो इसी तरह समय निकलता रहेगा और हम हाथ पे हाथ धर के रहेंगे। और कितने बार हमने तो आज आए दिन देखते हैं कि जैसा कोई हमारा आदमी अगर आगे बढ़ता है, आवाज उठाता है, तो उसके ऊपर ये लोग हमला भी करते हैं, हत्या भी करवा देते हैं। तो हमें इन सब चीजों को भी समझने की बात, ठीक ना, कि ये हमारे ऊपर हमला भी करते हैं और हथियार भी उठाते हैं और सब कुछ करते हैं लोग। तो और हम लोग जो है शांति और अहिंसा पूर्वक जो है कानून के सहारे लड़ना चाहते हैं। कानून के सहारे लड़ना चाहिए, लेकिन उन्हीं के साथ जो कानून से लड़ना चाहते हैं, जो कानून को नहीं मानते हैं, कानून को अपने हाथ में लेते हैं, तो उनको उनके भाषा में भी जवाब देने की हमें तैयारी करनी पड़ेगी। इसके लिए जरूरी है कि हम लोग आर्थिक रूप से सक्षम हो, अपने वर्ग को बनाए। जी कर सकता हूँ। जी थैंक यू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं प्रोफेसर GS ठाकुर जी के पास चलता हूँ कंक्लूडिंग रिमार्क के लिए। और एक ही बहुत अच्छा बढ़िया कमेंट आया, हमारे एडवोकेट साहब है सुप्रीम कोर्ट में, वो लिख रहे हैं, देखिए, चोर को पकड़िए, चोरी का माल अपने आप मिल जाएगा। ये एडवोकेट राजेंद्र साहू जी सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता है नई दिल्ली में, तो बढ़िया बात कर रहे हैं इस पूरे डिबेट पर कमेंट करने के लिए। सर, इस कंक्लूडिंग रिमार्क के लिए मैं आपसे 1 मिनट का समय चाहता हूँ, 2 मिनट का समय आपको मैं असाइन करता हूँ, पूरी डिबेट का कंक्लूजन। जी कश्यप जी, जो हमारा वर्ग है, इसको संगठित होने की सख्त जरूरत है, नहीं तो जब तक हम लोग बिखरे रहेंगे तब तक हम इस लड़ाई को नहीं लड़ पाएंगे। यदि इस लड़ाई को लड़ना है और जीतना है तो हम सभी को संगठित होना बहुत जरूरी है। जी बहुत बढ़िया बात कही वकील साहब, प्रोफेसर साहब, क्योंकि बिना संगठित की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। साथियों, AIBC TV इस दबे कुचले वंचित समाज में इनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी दिलवाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। और आज हमारे बीच में हमारे विद्वान साथी अधिवक्तागण और प्रोफेसर साहब इसमें उपस्थित हुए। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, जब भी हम आप लोगों को बुलाए, हमारे दर्शकों को अपने विचार से अवगत कराने के लिए आप हमारे साथ आएंगे। मैं आशा करता हूं इस बात से आप इनकार नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा ये समाज ये दबा कुचला वंचित समाज है, इनमें अधिवक्ताओं और प्रवक्ताओं की बहुत कमी है। और इस कमी की वजह ये रही, हमारे मार्गदर्शक लोगों ने अभी इनका ठीक तरह से मार्गदर्शन नहीं किया और ये रोड पे नहीं आए। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे बीच में कई हाई कोर्ट के अधिवक्ता और प्रोफेसर साहब जो है देश भर से मिल रहे हैं। मैं आप सभी का सम्मान करता हूँ, स्वागत करता हूँ और ये कार्यक्रम आज यहीं पर समाप्त होता है। सभी को जय भीम, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।